नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा क्लासेस पर। आज हम इस सेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज करेंगे 2018 से 2024 में पूछे गए 20 क्वेश्चन, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 20 के 20 एएलपी परीक्षा में करने का। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से कम अभिक्रियाशील है, तो इनमें से कौन सा आयरन से कम कम अभिक्रियाशील है? तो ये एनसीईआरटी में स्पष्ट शब्दों में सक्रियता श्रेणी दे रखी है, जिसमें हम आपको याद कराएंगे। ये पूरी की पूरी है, यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये अभिक्रियाशीलता शुरू कर ली, अगर याद कर ली, तो आप 100% इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसे करके आओगे। आपको याद कैसे करनी है? सबसे पहले जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है पोटेशियम धातु, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे पहला तो आपको याद रखना है करीना का मंगेतर अली जनाब, फिर लेड हाई हुआ, उसके बाद कॉपर और मरकरी। सबसे आपको ये सभी को याद होगा कि जो गोल्ड है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, और गोल्ड से थोड़ा सा ऊपर सिल्वर। तो आपको ये दोनों याद ही रहती हैं सभी को कि सिल्वर और गोल्ड में कौन सबसे ज्यादा कम क्रियाशील है। तो गोल्ड सबसे कम है और सिल्वर उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको यहाँ तक याद रहेगा करीना का मंगेतर अली जनाब, फिर लेड हाई हुआ। तो के से करीना का करीना का पोटेशियम, सॉरी, जो रीना है ये सोडियम से, का कैल्शियम, मंगेतर अली का एल्युमिनियम, जनाब का जिंक, फिर से आयरन, लेड का हुआ लेड और हाई से हुआ हाइड्रोजन, कॉपर मरकरी और सिल्वर गोल्ड। इनमें सब में पूछा गया है कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन से कम क्रियाशील कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? कॉपर। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सबके सब आप सभी, अगर ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, और मैं एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी क्लास शुरू कर दी है, जिसमें अभी तक 2 वीडियो हो चुकी हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में देखो लिखा, एनसीईआरटी में दे रखा है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/d², और दूसरा है एफ समानुपाती m1 इंटू m2, यानी ये पृथ्वी का द्रव्यमान और ये किसी पृथ्वी पर रखे हुए किसी मतलब पिंड का द्रव्यमान, ये है टोटल। इसे बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी और पिंड के बीच लगने वाला बल। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया गया है? तो वृत्तीय गति, नाम से ही डिनोट हो रहा है वृत्तीय गति। वृत्तीय का मतलब होता है वृत्त में होने वाली गति। तो एक सीधी सड़क पर गतिमान एक कार नहीं होगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ एक बंदा नहीं होगा, आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंद ये भी नहीं होगी, घड़ी की सुइयां वृत्त में होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा घड़ी की सुइयां। और अगर इससे ज्यादा और अलग उदाहरण पूछे जाते हैं तो इन्हें भी याद रखना है कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो गति है वो भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई कक्षा में घूर्णन कर रहा है एक उपग्रह या चंद्रमा, तब भी वो वृत्तीय गति में करेगा, और वृत्तीय पथ पर नियत साल से चलता हुआ कोई साइकिल सवार है वो भी एक वृत्तीय गति करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रवों के लिए द्रवों को नहीं दर्शाता है, द्रवों का जो गुण है? तो इसका राइट आंसर होगा द्रवों का जो आयतन है निश्चित नहीं होता है। ये गलत नहीं है, ये सही है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, इसलिए ये गलत होता है। ठीक है, अगर द्रवों को किसी भी बर्तन में डाल दें तो उसका जो आयतन है वो उसी का रूप ले लेता है, लेकिन आयतन सेम रहेगा। ठीक है, तो द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता है, ये कैसा है? गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है?
तो मैंने लास्ट क्लास में अभी आपको जब पहली क्लास कराई थी ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें बताया था संयोजन अभिक्रिया, और थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूँ संयोजन अभिक्रिया के बारे में, जिसमें मैंने बताया है कि हाइड्रोजन और जल, नाम से देखो, नाम है इसका संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना। अगर हाइड्रोजन और जल से मिलकर क्या बनना, जल, तो इसका संयोजन हो रहा, तो इसका उदाहरण है। जबकि प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का मतलब है, प्राकृतिक गैस में पाई जाती है मेथिन। मेथिन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो इसमें इसमें भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसमें भी जल के क्या हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बिना बुझा हुआ चूना बनता है। अर्थात अगर CaO लें और जल H2O के साथ मिलाएं तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी बुझा हुआ चूना, इसमें भी क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। जबकि बात करें सिल्वर की, कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है, तो ये किसका, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ एनसीईआरटी में आप स्पष्ट शब्दों में देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर अलग और सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। वियोजन का मतलब अलग हो जाना। जैसे यहाँ देखेंगे आप 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश अगर पड़ेगा इस पर तो क्या होगा, सिल्वर अलग निकल जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन कराएंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड पर भी अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सिल्वर अलग हो जाएगी और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। पूछा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है कहाँ पर, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। पहले गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब है दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पे है, ये है पोलर यानी ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। तो पोलर यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये रेखा है सीधी की सीधी, इसको बोला था मुख्य अक्ष। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष ये वाली, इसके समांतर ये देखो यहाँ से आपतित होकर ये रिटर्न होकर आ रही है, ये जा रही है और रिटर्न होकर इधर आ रही है, यहाँ से ये जा रही है और रिटर्न होकर इधर जा रही है, फोकस पर मिल रही है। तो ये कौन सी है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। और जबकि जहां पर ये सभी की सभी जो किरणें मिल रही है इसको बोला जाएगा फोकस। ठीक है, इसको वक्रता केंद्र बोला जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियम ऊतक की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग नहीं किया जा सकता, ये इसकी विशेषता नहीं है, राइट आंसर है। और ये सब के सब जो क्वेश्चन है वो पीछे 2024 में पूछे गए ALP या टेक्निशियन थर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, जो सभी की सभी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ये परिनालिका। यहाँ स्पष्ट शब्दों में एनसीईआरटी में दे रखा है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका, इसको बोला जाता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है, जैसे आप एक समझ सकते हैं कि एक कागज का जो आप कॉपी है, उस कॉपी में से एक कागज का टुकड़ा फाड़ें और उसको दोनों क्या बना लें, गोल बना लें। उस गोल बनाने पर उस पर क्या निपेट लें, तांबे का तार, तो बन जाएगा, उसमें लगा देंगे एक बैटरी, तो बन जाएगा क्या, सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9, एल लंबाई यानी लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए के एक चालक तार कह लें या चालक का प्रतिरोध R है। तो जो R पूछा जा रहा, R किसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर होगा, किसका राइट आंसर होगा, यहाँ एनसीईआरटी में स्पष्ट शब्दों में दे रखा है। ये आया कब, RRB ALP CBT1 29 नवंबर सन 2024 को। इसमें दे रखा है यहाँ पे किसी धातु के एक समान चालक तार की लंबाई, उसकी जो लंबाई है L के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, जो हमारा प्रतिरोध है वो।
यानी R समानुपाती होगा L के, जबकि R व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A के। जब इन दोनों समीकरणों को एक साथ मिला देंगे तो R समानुपाती हो जाएगा L/A के, या जो इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे लगा देंगे एक आनुपातिक स्थिरांक रो, R बराबर रो L/A हो जाएगा। तो रो क्या है? रो है यहाँ पे पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता। इसका मात्रक पूछा जाए तो उसका मात्रक होता है ओम मीटर, और अगर इसका मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होगा? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ध्यान रखेंगे, वो एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कंटेंट को बनाने में मुझे बहुत ही समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और मेरा ये कंटेंट 1% भी आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे और एक एक पॉइंट जो मैं क्लियर बता रहा हूँ अगर वो आप नोट डाउन करके याद करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप टेक्नीशियन का पेपर देंगे तो उसमें 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आएंगे साइंस के, और ALP के 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है? तो इसमें जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, नींबू का पानी, या ब्लड, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका जो ये एनसीईआरटी में स्पष्ट शब्दों में दे रखा है। देखो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है कि जठर रस का जो पीएच मान है, पहले तो हम जानेंगे कि ये क्या है। ये एक पीएच स्केल है। क्या है? एक पीएच स्केल। और जब ये पीएच स्केल है तो पीएच पर कितने तक? तो यहाँ पे मिनिमम होता है 0 पीएच का मान, और मैक्सिमम होता है 14। तो 0 पे सबसे अम्लीय होता है और 14 पे क्षारीय, जबकि 7 पर आ जाए तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाता है। तो जठर रस का जो पीएच मान आपको याद कर लेना है, जठर रस का होता है लगभग 1.2, और नींबू का होता है 2.2, शुद्ध जल का 7 और ब्लड का 7.4। तो आपसे पूछा जाएगा ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड थोड़ा सा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जिसका पीएच होता है 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर आपसे पूछा है तो ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसको हम जल में घोल देते हैं और जल में घोल आपने इनो पिया होगा, तो जो इनो होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। किस यूज में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है जब आपको, जैसे मान लो आप खान पान अगर दावत खाने गए या आप किसी पार्टी में गए और आपने ओवरडोज खा लिया, तो आपके जो पेट है उस पेट में HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी मात्रा जब अधिक निकल आती है तो ये होता है क्षारीय। तो इसको हम इनो के स्थान यानी इनो में ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें डालकर पिया जाता है तो वो ये क्षारीय प्रवृत्ति का, और HCl अम्लीय प्रवृत्ति का होता है जो न्यूट्रल कर देता है। तो इसे पूछा जाएगा आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ यूज होता है, तो आप बता देंगे उदासीन करने में। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कितने? लगभग 14 होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे थे हम। ठीक है, आगे हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु हैं तो पूछा जा रहा है पाइरूवेट जो अम्ल होता है उसमें कितने कार्बन के अणु होंगे? तो ये कब पूछा गया है? RRB ALP 24 नवंबर सन 2024 में। इसका राइट आंसर होगा 3 अणु। कहाँ से लिया गया है? तो एनसीईआरटी में दे रखा है जो ग्लूकोज में कितने 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज में 6 अणु पाए जाते हैं कार्बन के। उसका कोशिका द्रव में, जैसे मान लो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद ग्लूकोज हमारी बॉडी को प्राप्त हुआ, अब उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा जब मिलेगी तो जो 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव में 3 कार्बन वाले अणु में टूटेगा, तो उसका वो बन जाएगा पाइरूवेट अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा 3 कार्बन वाले अणु। लेकिन क्वेश्चन यहीं से नहीं आता, क्वेश्चन आता है इससे आगे। अब पाइरूवेट अम्ल में क्या चेंज हो गया? ग्लूकोज। लेकिन अब पाइरूवेट अम्ल से ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी अब आगे जाएगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। पूछा जाता है कि किस कहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है? तो ईस्ट में। ध्यान रखना है आपको, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या टूटता है? पाइरूवेट अम्ल। जिसमें किस में एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है जिसमें 2 कार्बन के अणु होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये हो गया सबसे पहला नंबर 1। अब दूसरा नंबर आता है कि ऑक्सीजन का अभाव जब हो तब भी पाइरूवेट अम्ल टूट जाता है। ये कहाँ टूटता है? हमारी मांसपेशी, हमारी जो पेशीय कोशिका होती हैं उसमें।
कब टूटता है? तो आपने कभी मैच खेलते-खेलते या दौड़ मारते-मारते देखा होगा कि दौड़ मारने पर या जैसे मान लो कभी कोई मैच खेलता हुआ खिलाड़ी देखा होगा तो वो तेजी से जब रन लेते हैं गर्मियों में, तो उनके बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो हमारी पेशी में जो कोशिका है, उसका जो उसको ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा पाइरूवेट अम्ल से मिलती है और वो पाइरूवेट अम्ल किसमें टूट जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लैक्टिक एसिड में और ऊर्जा में, जिसमें 3 कार्बन के अणु मिलते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड है वो क्रैम्प पैदा कर देता है। अचानक से आपने देखा होगा कि मैच खेलते-खेलते अचानक से जो खिलाड़ी होते हैं, वो अचानक से गिर पड़ते हैं, उनकी टाँगों में अचानक से दर्द पेन उठ जाता है। तो वही होता है कि ऑक्सीजन का अभाव होता है वहाँ, तो वहाँ पर पाइरूवेट अम्ल की क्या होती है? ऑक्सीजन के अभाव में टूट जाती है हमारी पेशियों में। अब आता है तीसरा नंबर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपको ये सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ मिलती है? यहाँ, उसके बाद यहाँ और यहाँ पे सबसे कम, ठीक है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण की जो परिघटना है, परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? तो कोलाइडी कण, पहले तो कोलाइडी विलयन के बारे में समझते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है कि कोलाइडी जो विलयन है वो कोलाइडी के जो कण हैं विलयन में एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, लेकिन इनका जो कण है, इनका जो आकार है वो कल जो मैंने बताया था कि निलंबन के कण आंखों से दिखाई देते हैं, जबकि कोलाइड के कण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है? कोलाइड कण आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक दूसरे में फैला रहे हैं। तो प्रकाश की जो किरण का मार्ग है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में दे रखा है कि जो कोलाइड विलयन है, अगर कोलाइड विलयन में प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तो क्या होता है? टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे अब टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो आपने कभी देखा होगा कि आपका घर अगर नया बना हुआ है तो उसमें अगर थोड़ी सी दराज रह जाती है या छिद्र जो रह जाते हैं, उस छिद्र से सूर्य का प्रकाश जब आता है या अंधेरा हो जाता है, या अंधेरा ऐसा हो कि आपने आपका अपना कमरा बंद कर लिया और छिद्र से प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश में आपने देखा होगा छोटे-छोटे महीन कण धूल के चमकते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? टिंडल प्रभाव बोला जाता है, ठीक है? आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त व्यवस्था है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से इस से जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं। तो ये देखो एक स्लाइड लेकर आया हूँ जिसमें आपको ये पूरी की पूरी याद करनी ही करनी है। तो पूछा जाता है जो मक्खन है उसकी परिक्षिप्त अवस्था क्या है? द्रव, लेकिन परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस, ठीक है? जैसे कोहरा, बादल और कुहासा का क्या है परिक्षिप्त अवस्था? द्रव, और परिक्षेपण माध्यम गैस। किस प्रकार का है? तो ये कोहरा हुआ, बादल हुआ, कुहासा हुआ, ये कैसे हैं? एयरोसॉल प्रकार के हैं। ऐसे धुआं स्वचालित वाहन का निथार यानी एग्जॉस्ट दे, तो वो भी एयरोसॉल है, लेकिन परिक्षिप्त व्यवस्था इसकी ठोस है और इसमें गैस है, ठीक है? आगे है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है? जो अधिकतर पहाड़ों पर पाया जाता है और लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो वो कौन सा है? घोंघा। ये कब पूछा गया है? आरआरबी टेक्नीशियन 29 दिसंबर 2024 में। आगे है, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए अपने आप को क्या कर लेता है? प्रतिलिपि को, यानी अपनी फोटोकॉपी बना लेता है। तो प्रजनन में जो डीएनए है वो अपने प्रतिलिपि का निर्माण करता है। अब आए द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में क्या विकल्प सही है? तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, या बी जड़त्व द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, या सी जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या डी उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका राइट आंसर है कि जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनर है कि किसी वस्तु का, यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे गाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी का जो द्रव्यमान है वो ठेला गाड़ी से अधिक होता है, यानी भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अर्थात जब हम जड़त्व और द्रव्यमान को परिभाषित करते हैं तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, अर्थात जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी जितना अधिक जड़त्व होगा, यह समझ सकते हैं जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व ही उतना ही अधिक होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? ये मैंने अभी एक क्लास थ्योरी की पढ़ाई है, जिसमें अभी नहीं पढ़ाई है, हम
केमिकल रिएक्शन आप पढ़ाने वाले हैं, आगे लाएंगे कि अब उसमें अपचयन और उपचयन दो प्रक्रिया दे रखी है। तो उसमें अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे रखा है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन और उपचयन। तो देखो कल मैंने जो लास्ट क्लास कराई थी उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि एक होता है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन का मतलब रिडक्शन। तो जहां ऑक्सीजन जुड़ता है वहां उपचयन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो यहाँ लिख रखा है कि ऑक्सीजन में अगर वृद्धि होती है तो उसे उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन। तो यहाँ अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया कौन सी है? तो एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण। एथेनॉल अगर एसिटिक एसिड में बन रहा है तो वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है किसका? उपचयन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा? एथेनॉल से एसिटिक एसिड यानी कार्बन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और यहाँ जो कॉपर है उससे कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण है। ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर अलग निकल रहा है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं उनका भी भला हो सके और मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके, जैसे आने वाली जो नई वीडियो है उनको मैं और बेहतर कंटेंट तैयार कर सकूं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 18। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने अभी बताया था इसके बारे में कि ये है एक दर्पण है। कौन सा? गोलीय दर्पण। उस गोलीय दर्पण का यह है ध्रुव, ये फोकस और ये सेंटर पॉइंट। अब पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में, तो यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो यह ध्रुव और यह वक्रता केंद्र सदा इसके बीच में है। देखो ये, और यहाँ पे ध्रुव और यहाँ वक्रता केंद्र, तो दोनों के बीच में, यहाँ पे भी दोनों के बीच में, यहाँ पे भी। तो इसका राइट आंसर होगा सदैव यह दोनों के बीच में होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं और परावर्तित किरणों का प्रक्षेपण होता है। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही होती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो जो मुख्य फोकस है वो कहाँ बनता है? तो पोल और सेंटर पॉइंट के बीच में बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है किधर? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या हमेशा दक्षिण ध्रुव के लंबवत, हमेशा उत्तरी ध्रुव के लंबवत, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। तो इसका राइट आंसर है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे शब्दों में दे रखा है, ये है एक छड़ चुंबक। इसका नॉर्थ और ये है साउथ पॉइंट। तो देखो यहाँ से नॉर्थ पॉइंट से इधर निकलती हुई आपको ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिख रही होंगी, कहाँ जा रही हैं? साउथ की तरफ में। और यहाँ से इधर भी, लेकिन यहाँ ये दिखाई दे रही है अंदर अंदर सीधी। तो ये ऐसे समझ लो कि यहाँ से ये सीधी जाकर ऐसे घूमकर अनंत से घूमकर यहाँ आ रही है, और अंदर क्या है? अंदर है साउथ से जा रही है नॉर्थ की तरफ में। तो पूछ रहा है कि छड़ चुंबक के अंदर, तो अंदर कहाँ जा रही है? अंदर। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं यानी बाहर, और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। लेकिन चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, अर्थात इधर से निकलकर इधर जाती हैं और फिर इधर आ जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा, तो धातुएं मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में कि जब धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। कैसे? तो ऐसे बनाती हैं जैसे धातु और तनु अम्ल जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनर है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, यहाँ जिंक की जब अभिक्रिया, जिंक क्या है? एक धातु, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये दोनों क्या बनाते हैं? एक लवण यानी ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें यानी सोडियम की क्रिया अगर HCl के साथ में कराएं तो यहाँ पे NaCl बन जाएगा,
और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या निकलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका राइट आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्राविक जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। ये आपके लिए होमवर्क है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।